नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपको एक जानकारी बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इस पीडीएफ के लास्ट वाले पेज पे ऐड है, ठीक है। और यह वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूंगा लास्ट में, तो आप उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। आपको सेम टू सेम पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और जो क्लासेस डेली अपडेट होती हैं मेरी, सुबह 10 या 11 बजे के बीच में मैं डेली एक क्लास अपडेट करता हूँ इसकी पीवाईक्यू की यूपीएसएससी के, तो वो डेली अपडेट होते रहेंगे, आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं। और ये पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ई गवर्नेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या यूज होता है, ठीक है। आ जाइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है। कमांड लाइन इंटरफेस CLI में आपको कमांड रटने की मतलब कमांड याद करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं इसको। इसमें आपको जैसे MS डॉस होता है, आप लोग जानते होंगे डॉस होता है, तो उसमें क्या है कि उसमें सारे काम जो होते हैं वो कोई भी वर्क होगा, सारे कार्य वो आपके किससे होते हैं, कमांड से होते हैं, ठीक है। उसी के लिए बोल रहा है ये। जैसे यूनिक्स आपका कमांड पे बेस्ड होता है, ठीक है, वैसे ही लाइनेक्स होता है। तो वो चीज़ें क्या है कि वो कमांड बेसिस होती हैं, उसमें माउस का प्रयोग नहीं करते हैं। आज ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पेरेंट प्रोसेस आईडी PPID प्राप्त करने के लिए जिस कमांड का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, गेट PPID, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि गेट PPID जो होती है ये क्या होता है, ठीक। ये एक फंक्शन है जो C, यूनिक्स और लाइनेक्स में यूज होता है, ठीक है। गेट प्रिंट इसका फुल फॉर्म जो होता है गेट प्रिंट प्रोसेस आईडी होती है, प्रोसेस आईडी होती है, ठीक है। इससे क्या करते हैं कि ये फंक्शन आपको करंट प्रोसेस चल रहा है, जो करंट प्रोसेस के पेरेंट प्रोसेस की आईडी बताता है। करंट प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस मतलब क्या समझ रहे हैं, जो प्रोग्राम आपका चल रहा है और पेरेंट प्रोसेस वो होता है जिसने उसे शुरू किया, उसकी आईडी बताता है, ठीक। आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आप इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे। यह देखिए, एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं का बार बार आदान प्रदान करता है, उन्हें बढ़ाता है, उसे प्रायः क्या कहते हैं, बॉट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बॉट क्या होता है, चैट बॉट, ठीक है। या बॉट को और अच्छी तरीके से समझते हैं, बॉट क्या करता है कि रोबोट का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। जो रोबोट होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म है बॉट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है बॉट जो अपने आप काम करता है बिना बार बार इंसान के दखल दिए बगैर। मतलब जैसे आप पता होगा कि आपको ईमेल वगैरह पे नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, वो केवल बॉट का काम होता है। जैसे आप किसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो उस पर एक बॉट होता है, चैट बॉट, उस पर आप कभी भी बात कर सकते हैं 24/7। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उस पर 24/7 कोई बंदा वहाँ पे बैठा हुआ आपका रिप्लाई करेगा, नहीं। वो एक रोबोट होता है, एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बना दिया जाता है कि भाई आपसे कोई भी जो भी रैंडम क्वेश्चंस हैं उसके आंसर अगर वो बोल रहे हैं, उधर से मांग रहे हैं, तो आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं 24/7, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं। जैसे चैट बॉट हो गया, वेब बॉट हो गया, गेम बॉट हो गया, तो वो ऐसे होते हैं। आज ये नेक्स्ट देखते हैं। इनपुट आउटपुट प्रबंधन तकनीक जो बाद में निष्पादन के लिए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया डेटा को अस्थायी रूप से द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित करती है, उसे क्या कहा जाता है, स्पूलिंग कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पूलिंग, समझ लेते हैं। जब कंप्यूटर को आप इनपुट या आउटपुट डिवाइस के साथ काम करना होता है, इनपुट मतलब जैसे कीबोर्ड और माउस, आउटपुट मतलब जैसे प्रिंटर और मॉनिटर के डिवाइस के साथ जब काम करना होता है, तो उन्हें
इफ़िशिएंटली हैंडल करने के लिए टेक्निक यूज होती है, वो क्या है? स्पूलिंग। उन्हीं टेक्निक में से एक टेक्निक है जो स्पूलिंग बोला जाता है। मतलब हार्डवेयर, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के बीच जो करता है उसी में एक टेक्निक है स्पूलिंग। बहुत सारी चीज़ें से हैंडल होते हैं ये, लेकिन उसमें एक चीज़ है स्पूलिंग, उसी को कह रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटिंग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, ये ओएस का पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर आपको ये देखें, बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ओएस क्या होता है। ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये अगर डिवाइड किया जाए इनको, तो ये 3 प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। एक यूजर बेस्ड, ठीक है, यूजर बेस्ड होते हैं, जो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर होते हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर होते हैं, ठीक है। और एक होता है कि डेवलपमेंट बेस पे इनको डिवाइडेशन किया जाता है, डेवलपमेंट बेस पे डिवाइड किया जाता है। जो डेवलपमेंट बेस पे डिवाइड किया जाता है वो क्या करते, वो कौन कौन से होते हैं? सीरियल ओएस होते हैं, सीरियल ओएस, एम्बेडेड ओएस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस होते हैं, और बैच ओएस होते हैं, बैच BATCH, बैच ओएस होते हैं। और उसके बाद ये वर्किंग बेस पे इनका डिवाइडेशन होता है, वर्किंग मोड के आधार पे, ठीक है। उसमें कौन आते हैं? उसमें GUI बेस आता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, और CUI इंटरफेस आता है। ये CLI है, सी जो पहले हमने पढ़ा था, ये CUI होता है। कंसोल यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, करेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आते हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, ओपन सोर्स, जैसे आपके लाइनक्स हो गया, ठीक, यूनिक्स हो गया, ये सब आपके ओपन सोर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको सोर्स कोड जो होता है, सोर्स कोड, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, और ये फ्री मिलते हैं आपको, ठीक। अगर ये क्लोज सोर्स कोड हो, क्लोज्ड हो उनके सोर्स, तो सोर्स कोड क्या होगा कि आपको सोर्स कोड नहीं मिलेगा, सोर्स कोड नहीं मिलेगा, ये फ्री नहीं होंगे, कैसे? जैसे कि आपका कौन सा एग्जांपल हो जाएगा इसमें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, सॉरी MS विंडोज़ जो होंगे, ये आपके पेड वर्जन होते हैं। इनको हम लोग जैसे यूज करते हैं तो हमें लगता है कि ये लाइसेंस फ्री है, लेकिन ये पेड वर्जन है, इनका सोर्स कोड ओपन नहीं है, मतलब आम आदमी के लिए। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ में क्या है कि विंडोज़ डेवलप किसके द्वारा किया गया? 1985 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। और ये मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है। इसका ये टाइम शेयरिंग ओएस है, ठीक। मल्टी यूजर भी है ये है विंडोज़, MS विंडोज़, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं यूनिक्स। यूनिक्स क्या करता है? यूनिक्स कहाँ पे डेवलप किया गया, किसने डेवलप किया? 1969 में जो है बेल लैब में, बेल एक लैब थी, ठीक है, वहाँ पे ये डेवलप हुआ। इसके जो फाउंडर हैं, केंथो पर्सन, ठीक है, केंथो, इसके फाउंडर कौन है? केंथो पर्सन और डेनिस रिची, ठीक है। डेनिस रिची के नाम आपके याद आएगा तो सी लैंग्वेज को याद आ रही होगी, ठीक है। नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेनिस रिची, यह फर्स्ट ओएस था जो नेटवर्क और कम्युनिकेशन के लिए कार्य करता था, नेटवर्क और कम्युनिकेशन के लिए पहला ओएस था ये, फर्स्ट ओएस, याद रखिएगा। और ये पहला ओएस है जो सी लैंग्वेज में बनाया गया था, इसलिए डेनिस रिची का नाम आ गया, ठीक है। और विंडोज से इसमें ज़्यादा फीचर थे यूनिक्स में, ठीक।
अब आ जाते हैं हम लोग लाइनेक्स पे। लाइनेक्स क्या है? ये भी एक ओएस है, ठीक है, और ये क्या है कि फ्री है, इसका सोर्स कोड ओपन है, फ्री रहता है, ठीक, एडिटिंग फ्री हो सकती है। आ जाते हैं, इसको बनाया किसने? लाइनस टोरवाल्ड ने बनाया था इसको, लाइनस टोरवाल्ड ने बनाया था इसको, ठीक है। कब बनाया था? 1991। ओपन सोर्स है ये, आपको बताइए था, ठीक है, ओपन सोर्स है, मल्टी यूजर है, मल्टी यूजर, मल्टी टास्क, मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक, टाइम शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग भी है। ये हो जाता है आपका लाइनेक्स। अब आ जाते हैं यहीं पे, आपको देख लेते हैं ये एंड्रॉयड ओएस, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत चलता है एंड्रॉयड ओएस। ये क्या है? ये 2003 में आया था, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है आपको पता ही है, स्मार्ट जो डिवाइसेस होती हैं उसमें यूज किया जाता है, स्मार्ट डिवाइसेस, ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में एंड्रॉयड यूज होते हैं, तो ये हो जाता है, ठीक है, ओएस की जानकारी। आ जाइए हम लोग, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ, कंप्यूटर प्रणाली में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको पता ही होगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कमांड लाइन बेस्ड है, तो इसमें कुछ कमांड यूज होते होंगे जो कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, ठीक है, तो आप इनको थोड़ा देख लीजिए। ls कमांड, ये क्या करता है? लिस्ट कमांड है, किसी चीज़ की फाइल या फोल्डर को लिस्ट प्रोवाइड करता है। cd कमांड जो होता है वो चेंज डायरेक्टरी, आपकी डायरेक्टरी को चेंज कर देगा, किसी फाइल या फोल्डर को चेंज कर सकता है। cp कमांड जो होता है वो कॉपी करने के लिए होता है। mb कमांड जो होता है वो मूव करने के लिए किया जाता है। rm कमांड जो होता है टू डिलीट फाइल के लिए किया जाता है। mkdir कमांड जो होता है मेक डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है। rmdir जो कमांड होता है वो डिलीट डायरेक्टरी के लिए होता है, मतलब डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किया जाता है। रिबूट कमांड सिस्टम को आपको रिबूट कर देता है ये, ठीक है। पासवर्ड कमांड यूज्ड पासवर्ड के लिए किया जाता है, मतलब पासवर्ड लगाने के लिए किया जाता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम लाइनक्स की मैक्सिमम जो फाइल साइज होती है वो कितनी होती है? 255 बाइट की होती है ये, ठीक। आ जाइए अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जाते हैं। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर अक्सर होगा, जाहिर सी बात है तेज गति से काम करेगा ये, ठीक है। रैम अधिक होगी तो आपका काम अच्छी तरीके से तेज फास्ट होगा, ठीक है। माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सेक्शन में बदला जा सकता है कंट्रोल पैनल से। आपको पता ही है कि अगर इंस्टॉल्ड कोई भी प्रोग्राम है उसको हम कहीं से चेंज कर सकते हैं, वो कंट्रोल पैनल है, ठीक है, कंट्रोल पैनल से आप कर सकते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे, क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता ही है। विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाली स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं, जाहिर सी बात है। आ जाते हैं यहाँ पे कुंजी पटल लघुपथ की बोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचलन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाता है। कंट्रोल प्लस एस्केप बटन, कंट्रोल और एस्केप को प्रेस करेंगे तो आपका जो स्टार्ट मेनू है वो आ जाएगी, ठीक। आज ये देखते हैं डेड लॉक कंडीशन क्या होती है? जब आपका सिस्टम में कोई भी कार्य ना हो, एकदम स्क्रीन लॉक सी हो जाए, ठीक है, लॉक हो जाए, किसी भी तरीके से कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तब उसको डेड लॉक कंडीशन कहते हैं, जिसमें आपको कोई भी वर्क नहीं हो सकता, एकदम लॉक हो जाता है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो उस समय उसको डेड लॉक कहते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता रहता है, एक लूप बन जाता है इसमें डेड लॉक का, ठीक है। वो लूप कभी खत्म ही नहीं हो रहा होता, इस वजह से जो है ये सारे प्रोग्राम एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, इसी को डेड लॉक कंडीशन कहते हैं, ठीक। आ जाइए
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रिया की सूचना रखता है। प्रोसेस टेबल, अभी आपको कल ही बात की ही थी। प्रोसेस टेबल वह चीज़ है वो कंप्यूटर में कि जो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हैं तो वो प्रोसेस टेबल में स्टोर्ड है, और ये सीपीयू को बताने के लिए किया जाता है कि सीपीयू को ये पता हो कि हमारे पास कितने प्रोसेस एट द टाइम चल रहे हैं। ठीक, आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले में। आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क स्थानांतरित या इंस्टॉल की है उसमें नए खंड या वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित या फॉर्मेट करने के लिए साधन टूल, किस टूल का प्रयोग करेंगे? डिस्क मैनेजमेंट से। आपने अगर कभी विंडोज 7 इंस्टॉल किया हो तो आपको पता चलता होगा कि आप उसमें पहले इंस्टॉल करेंगे, उसी दौरान उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और उसी के दौरान में आप डिस्क एलोकेशन करते हैं। ठीक है, तो और लास्ट में भी आप डिस्क बढ़ा सकते हैं, मतलब उसमें जैसे ड्राइव आपने ABCD कर रखा है तो उसमें E भी जोड़ना हो तो आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, तो आपकी जो ड्राइव है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, यही बात है इसमें। आ जाइए यहाँ पे देखते हैं। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर खोज के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे F3। F1 से लेकर के F12 तक हम आपको पूरी लिस्ट दे देंगे, आप परेशान मत होइए, इसको आप देख लीजिए बस इतना। ठीक है, बाकी आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। प्रोसेस मैनेजमेंट में विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति। प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य होता है ये। ठीक है, आ जाते हैं कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है। तो क्या करता है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है आप पहले इसको समझ लीजिए। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का काम चालू होता है। ये क्या करता है? सबसे पहले बूटस्ट्रैप प्रोग्राम चलता है। जैसे आपने ऑन किया तो पहला काम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम चलेगा तुरंत। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। उसके बाद ये क्या करेगा कि ये ओएस को मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, ओएस को मेमोरी में तुरंत लोड कर देगा ये। और जैसे लोड हो जाता है ओएस कहता है कि अब पूरा सिस्टम मैं संभाल लूंगा, आपका काम खत्म। इसी को बूटस्ट्रैप बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स ओएस, एंड्रॉयड ओएस। ठीक है, ये सब होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आ जाइए हम लोग देखते हैं FAT का फुल फॉर्म क्या है। वो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की शेड्यूलिंग है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ओएस खुद प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या है? ओएस खुद डिसाइड करता है कि किसे CPU देना है। ठीक है, और ज़रूरत पड़े तो बीच में प्रोसेस बंद भी कर देता है ये। इसी को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक, अब ये ओएस डिसाइड करेगा कि हमें कौन से प्रोग्राम में कितना टाइम देना है, किसको देना है, किस समय देना है, किस सीरियल में देना है। ठीक है, ये ओएस डिसाइड करता है। ये ओएस कैसे डिसाइड करता है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के जरिए से। ठीक है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जरिए के हिसाब से ये कार्य करता है कि हमें किस प्रोग्राम को कितना टाइम देना है, किस सीरियल में इसको टाइम देना है, वो डिपेंड करेगा इस पे, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे। ठीक, आ जाते हैं आगे। 1980 के दशक में शुरू की गई रिस्क आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, यूनिक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिनमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग शामिल है। कर्नेल क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। कर्नेल, ठीक है, कर्नेल क्या होता है आइए देखते हैं। कर्नेल ओएस का हार्ट है जो सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी और समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर
हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन करने का कार्य करता है ये। ठीक, अभी नहीं समझ में आया? अच्छा चलो जी आगे देखते हैं क्यों, क्या होता है ये कर्नेल आपका, एक कैसे काम करता है, आइए इसको समझते हैं। सीपीयू, पहले ये क्या करता है कि इसका काम होता है कि सीपीयू मैनेजमेंट करना, दूसरा कार्य होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, उसके बाद डिवाइस कंट्रोल करना, ये इसके कार्य होते हैं कर्नेल के। ठीक है, और ये दो टाइप का होता है, टू टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है मोनोलिथिक कर्नल, दूसरा माइक्रो कर्नल, माइक्रो कर्नल। ठीक है, हाँ आ जाइए अब आगे चलते हैं हम लोग। आईबीएम मेन फ्रेम में जेओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका है। आईबीएम ने क्या किया कि मेन फ्रेम जेओएस बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इसका क्या भूमिका क्या थी, एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों को प्रबंधित करना, उनको मैनेज करना। ठीक है, इसी का काम था। सोशल नेटवर्किंग में आ जाते हैं, आपको पता ही है सोशल नेटवर्किंग से आप खूब जुड़े होते हैं। इसमें जैसे आपको फेसबुक हो जाता है, टेलीग्राम हो जाता है, इंस्टाग्राम हो जाता है, व्हाट्सअप हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी सोशल साइटें, ट्विटर हो जाता है, तो ये सारी साइटें, यूट्यूब हो जाता है, ये सब सोशल नेटवर्किंग में आती हैं। ठीक है, आ जाइए हम लोग इसमें देखते हैं। कंपनी वीडियोस ऐप टिकटॉक का स्वामित्व करता है बाइट डांस। ठीक है, इसमें जो डांस वगैरह करके अपलोड करते हैं लोग, उसी के लिए बोल रहे हैं ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इधर। केविन सिस्टर्न और माइक ग्रेगर ने किसकी स्थापना की थी, इंस्टाग्राम की। ठीक, छोटे सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। आप आराम से इसको कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ रखा है। देखिए ये कह रहा है लिंक्डइन के क्या कार्य होता है, जॉब सर्च करने के लिए आपको पता है। सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान और विचार आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आ जाते हैं सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आसान खोज के लिए कीवर्ड और विषयों को चिन्हित करना। ठीक है, आसान खोज के लिए कीवर्ड और विषयों को चिन्हित करना हैशटैग का ये प्रमुख भूमिका है। हैंगआउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह डेवलप किया गया गूगल के द्वारा। ठीक, इसको आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तब भी आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, सोशल मीडिया में अवधारणा उपयोगकर्ता के कनेक्शनों के साइज और स्ट्रेंथ के संदर्भ में सोशल ग्राफ संदर्भित करता है। कौन, सोशल ग्राफ संदर्भित करता है। आ जाइए यहाँ पे मैंने कुछ सोशल साइटों के बारे में 2-3 बार सुनेंगे, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सअप क्या होता है, व्हाट्सअप आपको पता ही है क्या होता है, मतलब मैसेज आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, चैटिंग करने के लिए। फरवरी 2009 में आया था ये, इसको याद रखिएगा जो ज़रूरी है। ब्रायन एक्टन और जैन कॉम ने इसको बनाया था। और अगर ये पूछा जाए कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप होता है वो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 1024 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 1024 लोग हो सकते हैं। फेसबुक का नाम मेटा हो गया है, आपको भी पता है, 2004 में आया था। मार्क जुगरबर्ग ने इसके फाउंडर हैं। ठीक है, ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, आपको भी पता है, मार्च 2006 में ये लॉन्च किया गया था। और इसको 3 नाम याद रखिए, डोरसे, ग्लास, स्टोन और विलियम्स, 4 नाम होते हैं इसके। ठीक है, तो इसमें और भी नाम थे लेकिन मतलब उनके आगे पीछे था, लेकिन मैंने ये उनके पीछे वाले वर्ड ले लिए हैं। तो आप अगर कहीं ये मिल जाता है डोरसे, ग्लास, स्टोन और विलियम्स, तो आप इनको मार दीजिएगा ट्विटर। ठीक है, अगर इसके पूछा जाए कि इसकी लेंथ कितनी होती है, जो हम चैट मतलब जो पोस्ट करते हैं उसकी क्या लेंथ होती है, जो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं 280 कैरेक्टर लिख सकते हैं, जो ब्लू टिक वाले होते हैं वो 25,000 कैरेक्टर लिख सकते हैं पोस्ट में। ठीक है,
अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों को पता ही होगा 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। आ जाइए, यहाँ देखते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का इतना यूज करते हैं, लेकिन कब आया था ये तो बताओ ना। 2010 में इंस्टाग्राम आया था, ठीक। 2010 में इंस्टाग्राम आया था। केविन सिस्टर्न और माइक क्रिगर इसके जो है फाउंडर हैं, ठीक। किसके? इंस्टाग्राम के। 2010 में आया, केविन सिस्टर्न और माइक क्रिगर इसके फाउंडर हैं। आ जाइए हम लोग अब देखते हैं आगे, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बचा हुआ, इसको देख ही लेते हैं। ये क्या है? स्नैपचैट। स्नैपचैट आपको पता ही होगा कैसे होता है। और इंस्टाग्राम के स्थान पे एक आजकल बहुत चल रहा है थ्रेड। इसका इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, आप इसको बताइएगा कमेंट में, ठीक है। थ्रेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस समय? कई बार ये भी पूछ लेते हैं ये लोग, ब्रांड एम्बेसडर भी। स्नैपचैट आपको पता ही है, वाया फोटो क्लिक करके स्नैपचैट पे लाइक करते हैं। 2011 में आया था स्नैपचैट। यूट्यूब जिस पे आप क्लास देख रहे हैं, ये फरवरी 2005 में लॉन्च हुआ था। और इसके जो फाउंडर हैं स्टीव चेन और चाड हर्ली, जावेद करीम, ठीक है। ये लोग हैं, ये 3 लोग हैं, स्टीव चेन, चाड हर्ली और जावेद करीम। क्या पता हो सकता है हमारी क्लास वो भी देख रहे हों और उनको बुरा लग जाए कि भाई आपने सब सोशल साइटें पढ़ाई, ये नहीं पढ़ाया आपने। तो हमने कहा कि नहीं, इनको पढ़ा लेते हैं भाई। लिंक्डइन आ गया। लिंक्डइन आपको 2003 में लॉन्च किया गया था लिंक्डइन, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाया गया था। और रेड हॉफमैन ने इसके फाउंडर थे। इस पे जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। जॉब सर्च करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आ जाइए हम लोग देखते हैं ई गवर्नेंस, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिससे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, इसका जो आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, ठीक है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान इतने टाइप से किया जाता है, ठीक। गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेज की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रायः किस तकनीक का उपयोग करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। आपको पता हो कि आपने अगर देखा होगा कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिसमें डिजिटल लोग सिग्नेचर करके अपनी दे देते हैं। तो वो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है कि वो जिस पर्सन ने बनाया है उसी के ऑथेंटिकेट है उसको अप्लाई करने के लिए, और कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। उसी को बोल रहे हैं। आज ये IMPS का क्या मतलब है? IMPS, इंस्टेंट इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, या इसको ऐसे बोल सकते हैं इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, ठीक है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र क्या होता है? 24/7 किया जा सकता है इससे। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। ये NEGP आर्किटेक्चर में 3 परतें होती हैं, ठीक। NEGP है क्या? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है। ये क्या कब लाया गया था? ये 18 मई 2006 में आया था। क्यों आया था? सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आसान तरीका ढूंढा इन्होंने, ठीक है, कि इससे लोगों की पहुंच को लोगों की एक्सेस को बढ़ाया जाए, वहां तक पहुंचा जाए, ठीक है। और इसके 3 या 4 लेयर होते हैं, वैसे 3 लेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन 4 भी कुछ लोग मानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इनको। जैसे ये आर्किटेक्चर करने 3 इन्होंने दे रखा है, तो 3 आइए देखते हैं। एक होता है स्वान। स्वान क्या होता है? स्वान होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, फर्स्ट। दूसरा होता है SDC। SDC क्या होता है? स्टेट डेटा सेंटर, स्टेट डेटा सेंटर। और एक होता है SSDG, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे, ठीक है, ये होता है SSDG। और एक होता है CSC, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। CSC का क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर, ये होते हैं, ठीक है। इसके थ्रू गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचती है, ठीक।
अब आ जाते हैं यहाँ पे तात्कालिक भुगतान प्रणाली के लिए जो 24 घंटे यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी संचालित होता है, आईएमपीएस होता है। ठीक है, आईएमपीएस क्या होता है? छुट्टियों के दिन भी ये संचालित हो रहा होता है। नेट नहीं है और आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, कैसे करेंगे? तो आपको पता हो कि 99# पे आप कॉल करेंगे और फिर वहाँ पे आप जा करके डायल करके अपने मोबाइल से फिर उसको आप बोलेंगे कि हमारे मतलब हमें जो है आपकी मेनू ओपन हो जाएगी। मेनू ओपन होने के बाद आप जहाँ बैंकिंग का काम करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं आईएमपीएस। मोदी जी ने खूब प्रचार किया था इसका, अगर आपको याद हो तो। आ जाइए यहाँ देखते हैं। ये कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या होता है? एनुअल परसेंटेज रेट। ठीक है, वार्षिक प्रतिवर्ष प्रतिशत दर जो 24% है इस समय। ये क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका 40,000 का क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि 10,000 का इसमें से विड्रॉ किया और आपने काम में लगा दिया। अगर 1 साल तक जो है आपने इसको वापस नहीं किया तो आप पे ये एपीआर लगा देंगे, एपीआर लगा देंगे। अगर आपके 40,000 अकाउंट में पड़े हुए हैं पूरे साल भर तो आप पे कोई एपीआर नहीं लगेगा। अगर 1 साल तक आप नहीं जमा करेंगे तो एपीआर लगा देंगे। अगर आपने इसको टाइमली जमा कर दिया तो एपीआर नहीं लगेगा। ठीक, आ गया समझ? आ जाते हैं आगे। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के संदर्भ में संक्षिप्त एईपीएस का मतलब क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आ जाते हैं इधर। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड एनईएफटी सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। आईएफएससी कोड जो होता है उस बैंक शाखा का विशिष्ट पहचान होती है। ठीक है, जहाँ पे आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। ठीक है, अब आ जाते हैं आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान कहलाता है एईपीएस, वही आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आ जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वित्तीय संस्थाओं से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए अंतःसंचालनीय मानक का उपयोग किया जाता है आईएसओ 20,022। ठीक है, आईएसओ 2022 नहीं, आईएसओ 20,022 है, याद रखिएगा। आईएसओ 20,022 क्या करता है इसको आइए समझ लेते हैं हम लोग। ये क्या है कि यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच पेमेंट एंड फाइनेंशियल मैसेज को एक कॉमन फॉर्मेट में भेजने के लिए बनाया गया है। मतलब मान लीजिए जैसे सिंगापुर है तो सिंगापुर से अगर कोई पेमेंट भेज रहा है इंडिया को तो वो कैसे समझेंगे भाई? वो हमने एक पेमेंट वो सिस्टम बना दिया। वो क्या बनाया? आईएसओ। इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम कैसे इसको बनाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे भेज रहे हैं पैसे, कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, उसी को बता रहे हैं ये। ठीक है, वही ये डिसाइड कर रहे हैं। आ जाते हैं यहाँ। यूपीआई जिस सेवा का उन्नत संस्करण है, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस। ठीक है, यूपीआई इसका उन्नत संस्करण है। आपको पता होगा जब पहले में आया था यूपीआई लॉन्च किया था तो मोदी जी कह रहे थे कि आप अपने मतलब सिंपल वाले फ़ोन से भी अपनी पेमेंट कहीं भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। वही वाला जो बता रहा था 99# पे आप कॉल करेंगे, फिर उस पर जो है आपको सारी अपने अकाउंट से एक्सेस चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को। ठीक, किसी के कौशल और सब्सक्राइबर सुरक्षा भविष्य के कौशल, फ्यूचर स्किल्स की बात कर रहा है। आइए यहाँ देखते हैं। रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेस मेमोरी इत्यादि विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन से एक खर्च को कम किया जा सकता है, आईटी खर्च को। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। ये तो पूरा करंट रिलेटेड है, आपको भी पता है 2025 में पूछा गया है कोविड-19 के बारे में। अब देख लीजिए क्या है। इसी को कहते हैं कि करंट से अपडेशन बहुत ज़रूरी होता है। भारत में डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करने, कोविड-19 महामारी का ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करती हैं। आरोग्य सेतु ऐप,
उस समय खूब चला था, आपको याद हो तो। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा ये किया जाता है। आइए हम आपको दिखा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक, ये देखिए, ये है टेलीग्राम चैनल। आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, चाहे वो टाइपिंग वाली क्लास की हो चाहे इसकी हो, वो सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डेली अपडेट भी करते रहता हूँ मैं वहाँ पे। तो जैसे भी मैं तुरंत क्लास इधर अपलोड किया सुबह 10 से 11 बजे के बीच में, वैसे ही मैं तुरंत आपको उधर पीडीएफ भी वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, सब कुछ अपडेट होता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।